नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अति पिछड़ा वोट बैंक पर तेज नजर की। ओवैसी की सीमांचल में मुस्लिम पॉलिटिक्स आपको समझाएंगे। सियासत के भाईजान से किसे डर ये भी बताएंगे और क्रेडिट पॉलिटिक्स पर भड़की सियासत भी आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले चुनाव वाले बिहार में सभी नेताओं की नजर वोट बैंक को मजबूत करने पर टिकी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़ा जातियों को साधने में जुटे हुए हैं। पटना में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए खुद को मौका दिए जाने और समाज के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं की। अब सवाल यह है कि अति पिछड़ा के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए पटना में एक बड़ी सभा की। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़े समाज के बीच बोलते हुए तेजस्वी ने बड़ी बातें कही। कहा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मार सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग झेल रहे हैं। आप मौका दीजिए, अति पिछड़ा को पिछली बार से ज्यादा सीट देंगे। आप 1 कदम चलेंगे तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था। आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट देगा। आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। चुनावी साल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सभी की नजरें हैं। दरअसल 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। नीतीश के लिए अति पिछड़ी जातियां मजबूत वोट बैंक रही हैं। बिहार में 113 अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का सवाल है, इसलिए तेजस्वी की नजर नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर है। जाहिर है, तेजस्वी की ताजा रैली और बयान के बाद सियासत तेज है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव को बार बार आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाकर अति पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया गया, इसकी दुहाई दी जा रही है। कहने को तो हमेशा अति पिछड़ों की राजनीति करते रहे, परंतु जिंदगी भर कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कांग्रेस जिसने मंडल कमीशन को रोका। माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो अति पिछड़ा को पंचायतों के चुनाव में, निकायों के चुनाव में आरक्षण से वंचित करके उनको सम्मानित करने का काम किया गया। वाह तेजस्वी जी, उनको सम्मानित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों को लेकर सियासत गर्म है। मौजूदा एनडीए की सरकार और पूर्व के आरजेडी के शासनकाल में पिछड़ों को लेकर किए जा रहे दावों के बीच सवाल यही कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप समझिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए तेजस्वी यादव ने आज क्या क्या कहा। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज मंच से कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को पिछली बार से ज्यादा सीट देंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आप 1 कदम चलेंगे, तेजस्वी 4 कदम चलेगा। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की बात करते हुए कहा कि लालू जी ने अति पिछड़ा को बिहार में ताकत दी है। पहले अति पिछड़ा को चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे बाल पकने तक राजनीति करनी है और यह भी वादा किया कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर वादा पक्का है। अगर 5 साल का मौका मिला तो काम करके दिखाएंगे। अब आप समझिए अति पिछड़ा वोट बैंक पर नजर क्यों है। तो ईबीसी बिहार की आबादी का लगभग 36% है। नीतीश कुमार के लिए एक मजबूत वोट बैंक रहे हैं। अति पिछड़ी जातियों को विशेष श्रेणी के जरिए नीतीश कुमार ने मंडल ओबीसी ब्लॉक को तोड़ा
और कल्याणकारी योजनाएं, सरकारी लाभ सीधे सीधे ईबीसी तक पहुंचाने का दावा किया। इस वर्ग की क्षमता ने ही अब तक नीतीश कुमार को सत्ता में सबसे आगे रखा है। ऐसे में तेजस्वी यादव की नजर नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक पर टिकी हुई है। तो बिहार में सियासी पार्टियों का जातीय गुणागणित भी आपको समझाते हैं, क्योंकि बिहार में जाति के आधार पर ही राजनीति होती है, सबको पता है। बिहार में 36% ईबीसी की आबादी है और ओबीसी आबादी की बात करें तो वो 27% है। ईबीसी की गिनती में कई मुस्लिम जातियां भी शामिल है और बीजेपी के साथ उच्च जातियों के मतदाता जुड़े हुए हैं। बात नीतीश कुमार की कर लीजिए तो नीतीश कुमार को ईबीसी वर्ग का समर्थन हासिल है। आरजेडी की बात करें तो मुसलमान यादव यानी एमवाई गठजोड़ के सहारे राजनीति में है। अब ईबीसी के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया, आप ये भी जान लीजिए। बिहार सरकार ने राज्य न्यायिक सेवाओं में 50% का आरक्षण ईबीसी को दिया है। ईबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग के मुकाबले 21% हिस्सा दिया गया है। अनुसूचित जातियों को भी इस 50% आरक्षण में से 16% का हिस्सा दिया गया है। नीतीश सरकार ने 2023 में अपने स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था। सर्वे रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की ही है। बिहार चुनाव से पहले इसी वोट बैंक पर सबकी नजर टिकी हुई है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को आज एक खुला चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी ने हमारे 4 विधायक तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी के इसी बयान पर सियासत सुलग गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में सीमांचल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम मिशन शुरू हो गया। बिहार दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने किशनगंज के बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने यहां एक बार फिर 4 विधायकों को तोड़ने पर आरजेडी पर जमकर हमले किए। ओवैसी ने तेजस्वी को सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि तुमने 4 एमएलए तोड़े, अब 24 आएंगे। ओवैसी ने बिहार से आरजेडी को भगाने की बात कही। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे। इंशाअल्लाह होता है 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह होता है। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है, खरीदने वाला भी कमजोर है। किशनगंज में आरजेडी पर ओवैसी के हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोलते हुए एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता दिया, तो जेडीयू ने कहा ओवैसी कुछ भी बोलें, सरकार नीतीश कुमार की बनेगी। बिहार में कौन बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रही है, यह बिहार की जनता को और सीमांचल वासियों को पता चल गया। वो 24 क्या लाएंगे, इस बार तो वोट कटवा की भी हैसियत नहीं रहेगी और 4 कैंडिडेट तो मिलेगा नहीं, तब ये चुनाव यहाँ क्या लड़ेंगे। ओवैसी जी, आपको खंजर तेजस्वी जी ने मारा कि आप खंजर तेजस्वी जी को मारे, ये तो आप दोनों के बीच का आंतरिक मामला है। हम तो बस केवल इतना जानते हैं कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से तय कर लिया है कि 2025 से 30 और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे। बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। अब ओवैसी आरजेडी पर उनके विधायकों को चुराने का आरोप लगाते हुए जमकर हमले बोल रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी के मिशन मुस्लिम से सियासत गर्मा गई है। किशनगंज से संवाददाता आशीष और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब आप ओवैसी की सीमांचल में मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझिए। देखिए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के बिहार दौरे पर आए हुए हैं और मुस्लिम बहुल सीमांचल के जिलों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं।
ओवैसी इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव से बदला लेने के मूड में है, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 29 जून 2024 को ओवैसी की पार्टी के जो 4 विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए और इसी के साथ आरजेडी बिहार में 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तब के बदले का हिसाब लेने ओवैसी बिहार आए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को इस बार खुला चैलेंज भी दिया है। साफ कहा, इस बार सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। ओवैसी ने कहा कि 4 तोड़े थे, इस बार 24 आएंगे। मतलब ओवैसी तेजस्वी यादव से इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। अब आप ये समझिए AIMIM की रणनीति से महागठबंधन को नुकसान क्यों? तो ओवैसी की नजर सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण की कुछ सीटों पर है। सूत्र बताते हैं कि AIMIM सीमांचल की 50 सीट पर चुनाव लड़ने की इस बार तैयारी में है, तो मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी अपने बदले वाली रणनीति के साथ 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से बिहार में महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर महागठबंधन को सता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस AIMIM को वोट कटवा होने का आरोप लगाती है, तो विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा एनडीए को मिलेगा। अब आप ये समझिए कि सियासत के भाईजान से किससे डर है। देखिए, बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं और सीमांचल में मुस्लिम आबादी लगभग 47% है। किशनगंज जिले की बात करें तो यहां करीब 70% मुस्लिम आबादी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक 2020 में जीते थे, जिसमें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बाइसी और बहादुरगंज सीट पर AIMIM की जीत हुई थी। ये सभी सीटें सीमांचल के इलाके की सीट है और ओवैसी के सीमांचल पर फोकस करने से महागठबंधन के नेताओं को झटका लग सकता है और यही वजह है कि ओवैसी इस बार खुला चैलेंज तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर ही करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये भी बता दें कि आखिर उन्होंने नाबालिग रहते हुए 1000 करोड़ की संपत्ति कैसे जुटा ली। अब ललन सिंह के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बिहार में क्रेडिट की होड़ लगी है। तेजस्वी यादव बार बार लालू प्रसाद और खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बता रहे हैं और जातीय जनगणना के फैसले का क्रेडिट ले रहे हैं। इस पर अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में लालू फैमिली के अलावा किसी के हित की बात नहीं होती। उन्होंने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि तेजस्वी को समाज और गरीबों की इतनी ही फिक्र है तो वो नाबालिग रहते करोड़पति बनने का फॉर्मूला लोगों को बता दें ताकि हर कोई करोड़पति बन सके। आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है। आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 1000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? ये भी तरह का फॉर्मूला ना है भाई। तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। ललन सिंह ने लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर करते हुए कहा कि लालू परिवार का बस 2 ही एजेंडा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए ललन सिंह पर कई सवाल दाग दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 1000 करोड़ के मालिक हैं कि बिहार के सबसे चहेते नेता हैं, इसका सर्टिफिकेट ललन सिंह देंगे क्या? वो अपने बारे में जरा बताए ना, वो कहां से कहां आ गए, किस मंत्री के पीए थे और अब उनके पास कितनी संपत्ति हो गई। बिहार की सियासत में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई क्रेडिट वॉर अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर जनता किसे अपना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आप ललन सिंह के तेजस्वी यादव पर तंज को समझिए। देखिए, हाल में ही केंद्र सरकार के कास्ट सेंसस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी दबाव की राजनीति का ही असर हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और उन्होंने बोला कि लालू परिवार से जुड़े घोटाले को लेकर तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया और ये सवाल पूछा कि कैसे नाबालिग रहते तेजस्वी यादव करोड़पति बन गए। इसका जवाब दें। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के तंज पर बिहार की सियासत गर्मा गई। अब आप क्रेडिट पॉलिटिक्स पर भड़की सियासत को समझिए। देखिए, ललन सिंह ने लालू फैमिली पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया। लालू परिवार का बस दो ही एजेंडा है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। ललन सिंह ने ये आरोप लगाए। आरजेडी ने इस पर पलटवार करते हुए ललन सिंह पर ही सवाल दाग दिए। अब बिहार की सियासत में जाति जनगणना पर क्रेडिट वॉर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी है। सामाजिक न्याय के इस मुद्दे पर जनता किसके साथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार की सियासत गरमाई हुई जरूर है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आज कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और कई निर्देश भी दिए। अब इस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस की कोशिश को बीजेपी महागठबंधन का अंतरकलह बता रही है, तो आरजेडी इसे महागठबंधन के लिए फायदेमंद बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है। बड़े बड़े नेता बिहार के दौरे पर हैं। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से बिहार में लगातार एक्टिव हैं। अल्लावरू ने आज कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और कई निर्देश दिए। अल्लावरू ने जिलाध्यक्षों को जल्द से जल्द जिला कमेटी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया। हर 15 दिन पर जिलाध्यक्षों के काम की समीक्षा होगी। इसके साथ ही सभी जिलाध्यक्षों को वार रूम से जोड़ा गया। कांग्रेस की इस तैयारी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के वोट बैंक में ही सिंधमारी की साजिश में है। किसी भी हाल में दोनों दल चुनाव तक एक साथ नहीं चल सकते। आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध मारने की तैयारी और एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी में दल लगे हैं। जिसको पहले मौका लग जाएगा वो पहले पीठ में छुरा भोंक कर निकल जाएगा। तो आरजेडी ने कहा कि हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी मजबूती के लिए काम करे। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो महागठबंधन को इसका फायदा ही होगा। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होती है तो इसका लाभ गठबंधन को मिलेगा। हमारी सहयोगी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या गठबंधन में शामिल सभी दल हो, सभी मिलकर इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी यहां अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है, अच्छी बात है। कांग्रेस अब आरजेडी के भरोसे बिहार में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पर कांग्रेस की इस तैयारी को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रविएस नारायण की रिपोर्ट। और अब आप बिहार कांग्रेस के चुनावी मिशन को समझिए। देखिए, प्रदेश में कांग्रेस इस बार खुद को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। अल्लावरू ने जिला अध्यक्षों को कई निर्देश भी दिए, कई टास्क भी दिए हैं और कांग्रेस की सियासी कवायद पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी महागठबंधन में अंतरकलह बता रही है। बीजेपी का ये दावा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में अंतरकलह है, तो आरजेडी इसे महागठबंधन के लिए फायदेमंद बता रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी नहीं बनना चाहती? अब ये सवाल है। देखिए, बिहार के सभी बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है और हर 15 दिन पर जिला अध्यक्षों के काम की समीक्षा की बात कही गई। सभी जिला अध्यक्ष को वॉर रूम से जोड़ा गया है। कांग्रेस अब आरजेडी के भरोसे बिहार में नहीं रहना चाहती और इसी को लेकर बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है और आरोप महागठबंधन पर लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर अंतरकलह है। हालांकि इसका जवाब भी दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की।
बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब नए भवन के साथ मरीजों की सेवा के लिए तैयार हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के पहले फेज के 2 टावर का आज उद्घाटन कर दिया। पहले फेज में कुल 1117 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और जनरल वार्ड से लेकर आईसीयू बेड तक तैयार है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए शिलान्यास भी हुआ और अब इसका उद्घाटन भी हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त ये दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार खुद वहां पहुंचे थे। आज पीएमसीएच की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है और पहले फेज में 2 टावर का उद्घाटन किया गया है। के लिए बहुत ही विशेष खुशी का दिन है जब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और श्री नीतीश कुमार जी का ये सपना था कि पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जाए। हम सब लोग को ये 3 फेज में ये अस्पताल तैयार करना है। आज उसके फर्स्ट फेज के 1117 बेड का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और यहाँ जो उद्घाटन किया गया है उसमें कुल 22 ऑपरेशन थिएटर हैं जो अलग अलग विभाग के मरीजों को देखा जाना है। वो ओपीडी की व्यवस्था इसके अंदर होगी। उसके अतिरिक्त कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, आई, ईएनटी, पेडियाट्रिक, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ऑप्स, गायनी और जेरिएट्रिक, इन सारे विभागों के मरीजों की देखभाल यहाँ की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।